क्लास 10th चैप्टर 2 civics federalism, and the last topic is decentralization in India. In the last classes we have studied about the 2 tiers of the government in our country. We studied about the central government and the state government. But India is a vast country, and in terms of population and in terms of geographical also, भारत में उत्तर प्रदेश का जो राज्य है वह रूस से ज़्यादा आबादी वाला है। महाराष्ट्र जर्मनी के बराबर का है। इसके अलावा बहुत सारे राज्य देश के अंदर में ऐसे हैं जिनका कि अपना पॉपुलेशन बहुत ही डाइवर्स है। So it was thought that the power sharing should more decentralize, and a federal power sharing in India needs another tier of government below the state level, and that is why the idea of decentralization came up. Now the definition of decentralization is when power is taken away from central and state governments and given to local government, it is called decentralization. विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन को हिंदी में विकेंद्रीकरण कहते हैं, यानी जब हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार से शक्तियों को लेकर के और उसे स्थानीय स्तर की सरकार को दे देते हैं तो उसको विकेंद्रीकरण कहते हैं। द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत क्यों महसूस की गई, तो उसके पीछे कई रीजंस हैं कि क्यों महसूस की गई। उसमें पहला रीजन ये था कि देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज विच आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल। सेकेंड पॉइंट, पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज। थर्ड पॉइंट, they also have better ideas on where to spend money and how to manage things more efficiently. Next point, at the local level it is possible for the people to directly participate in decision making. And the last point is this helps to inculcate a habit of democratic participation. तो कुल मिलाकर के आइडिया ये था कि जो स्थानीय लोग होते हैं वो अपनी समस्याओं को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, जानते हैं। उनको ये पता होता है कि उनके गांव की ज़रूरतें क्या हैं, समस्याएं क्या हैं, उनकी प्राथमिकता क्या है, क्योंकि हर गांव की अलग अलग प्राथमिकता होती है। जब उनको फंड दिया जाता है तो उनके लिए बेहतर होता है कि वो अपने फंड को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे खर्च करते हैं। और इसके बाद में लोकल लेवल पे लोग जब पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि वही अपनी समस्या निकालते हैं, फिर वही उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, फिर उनको फंड दिया जाता है, वही उनके लेवल पे ही काम किया जाता है। तो basically they are participating in decision making, they are participating in democracy. तो इससे लोकतंत्र भी ज़्यादा मजबूत होता है। एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का सिद्धांत भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें डिसीजन मेकिंग। संविधान में भी इस बात को महसूस किया गया था कि डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत है, और यही कारण है कि डिसेंट्रलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए ही भारत में पंचायती राज सिस्टम की शुरुआत हुई, ग्रामीण क्षेत्र पे और शहरी क्षेत्र में। दोनों अलग अलग क्षेत्र में ये शुरुआत हुई, जिसको कि हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। विलेज लेवल पे उसको पंचायती राज कहते हैं और अर्बन लेवल पे उसे म्युनिसिपैलिटी कहते हैं। लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई थी उस समय में स्टेट गवर्नमेंट ने अपने पावर को डिसेंट्रलाइज नहीं किया।
स्टेट गवर्नमेंट ने अपने पावर को, अपने फाइनेंस को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए खोला नहीं, यहाँ तक कि इलेक्शन से टू दीज लोकल गवर्नमेंट से वी आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। अब लोकल गवर्नमेंट के पास में कोई पावर नहीं था, उनके पास में कोई अपनी ऑटोनॉमी नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि डिसेंट्रलाइजेशन होने के बाद भी ये बहुत इफेक्टिव नहीं हो पाया। देन द सेंट्रल गवर्नमेंट टूक अ मेजर डिसीजन in 1992 and the constitution was amended to make the third tier of democracy more powerful and effective। फिर 1992 में संविधान में संशोधन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, और वो अमेंडमेंट नंबर 73rd एंड 74th है, जिसमें कि अब सर्टेन प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जो है सर्टेन प्रोविजन दिए गए। अब उस प्रोविजन में कौन कौन से प्रोविजन थे? नंबर 1, नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, यानी अब संवैधानिक रूप से यह अनिवार्य है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का नियमित रूप से चुनाव होगा। इसी तरीके सेकेंड पॉइंट इज seats are reserved in the elected bodies and the executive heads of these institutions for the scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes। जैसा कि सब जगह पे है उसी तरीके से यहाँ पर भी लोकल बॉडी के अंदर में भी ये प्रोविजन बनाया गया कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए भी सीट्स रिजर्व किए जाएंगे। थर्ड पॉइंट इज एटलीस्ट 1/3 ऑफ द पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वीमेन, महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीट से रिजर्व कर दी जाएंगी। फोर्थ पॉइंट इज एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शंस। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन आया कि प्रत्येक राज्य में एक स्टेट इलेक्शन कमीशन का फॉर्मेशन किया गया, जिसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन को एकमात्र पावर दिया गया और वो पावर था कि पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शन को कंडक्ट करवाना। एंड द फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट इज द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। द नेचर ऑफ शेयरिंग वैरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। और अंतिम है कि राज्य सरकारों को ये कहा गया कि आप अपने पावर्स और रेवेन्यू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को आप देंगे। अब ये पावर का शेयरिंग जो होगा, चाहे रेवेन्यू का जो शेयरिंग होगा, ये राज्य से एक राज्य से दूसरे राज्य में वैरी करता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को अब करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया तो ये अब मैंडेटरी हो गया। अब स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशनली एक रूलिंग के रूप में आ गया कि दे हैव टू फॉलो दीज थिंग्स। नतीजा ये हुआ कि इससे डिसीजन के बाद में देश में रेगुलर इंटरवल पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का चुनाव होना शुरू हो गया। अब रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन बाय द नेम पंचायती राज, कि ग्रामीण स्तर पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को हम लोग पंचायती राज के नाम से जानते हैं। ईच विलेज और ए ग्रुप ऑफ विलेजेस इन सम स्टेट्स हैव अ ग्राम पंचायत। दिस इज अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स ऑफन कॉल्ड पंच एंड अ प्रेसिडेंट और सरपंच। तो ग्राम पंचायत पंचायती स्तर का सबसे निचला स्तर है। इसमें वार्ड मेंबर होते हैं, पंच होते हैं, सरपंच होते हैं। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल द एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन द वार्ड और विलेज। एंड ये लोग डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं एडल्ट पॉपुलेशन के द्वारा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा। अब ये ग्राम पंचायत जो है, ग्राम पंचायत इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक द डिसीजन फॉर द एंटायर विलेज।
एंड द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। पंचायत को ग्राम सभा के सुपरविजन में काम करना होता है। अब ये ग्राम सभा क्या होता है? तो ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर, यानी गांव के अंदर में जितने भी वोटर हैं दे ऑल आर द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा एंड it has to meet at least twice or thrice in a year to approve the annual budget of the gram panchayat and to review the performance of the gram panchayat। तो ग्राम सभा की मीटिंग जो है वो 2 या 3 बार एक साल में होनी चाहिए, जहां पर कि उनका जो वार्षिक बजट है ग्राम पंचायत का उन पे चर्चा हो सके, उसको अप्रूव किया जा सके और ग्राम पंचायत का जो परफॉर्मेंस है उसको जज किया जा सके। तो ये ग्राम सभा है जो ग्राम पंचायत को चुनती है और ग्राम पंचायत के अपने फंक्शंस होते हैं। ग्राम पंचायत सबसे निचले स्तर का, ग्रामीण स्तर पे सबसे निचले स्तर का है पंचायती राज सिस्टम में। इसके ऊपर जो है वो लोअर से अपर की तरफ में हम लोग बढ़ रहे हैं। तो ग्राम पंचायत से ऊपर का जो लेवल है उस लेवल को हम लोग पंचायती या ब्लॉक समिति या मंडल कहते हैं। अब a few ग्राम पंचायत आर grouped together to form what is usually called a पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। The members of this representative body are elected by all the panchayat members in that area. All the panchayat samitis or mandals in a district together constitute the जिला परिषद। तो पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव मुख्य रूप से जो पंचायत मेंबर्स होते हैं वो लोग करते हैं। अब पंचायत समिति से ऊपर, तो पंचायत समिति मुख्य रूप से होता है ब्लॉक लेवल पे, तो ब्लॉक लेवल पे होता है और पंचायत समिति के जो पॉलिटिकल हेड होते हैं उनको हम लोग ब्लॉक प्रमुख कहते हैं। उसी तरीके से ग्राम पंचायत के जो पॉलिटिकल हेड होते हैं उनको हम लोग मुखिया या प्रधान कहते हैं और पंचायत समिति के जो प्रमुख होते हैं उनको ब्लॉक प्रमुख कहते हैं या मंडल अध्यक्ष कहते हैं। इसके बाद में जो तीसरा लेयर है जो टॉप लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, उसको जिला परिषद कहते हैं। तो ऑल द पंचायत समिति और मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला परिषद। तो जिला परिषद के जितने भी मेंबर्स होते हैं दे ऑल आर इलेक्टेड। Members of the Lok Sabha and MLAs of that district and some other officials of other district level bodies are also its member। तो जिला परिषद के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो तो उनके मेंबर होते ही हैं, इसके अलावा उस जिला के जो लोकसभा के सदस्य होते हैं और जितने भी विधायक होते हैं वो लोग भी उसके सदस्य होते हैं जिला परिषद के। लेकिन वोटिंग का राइट केवल जिला परिषद के सदस्य को ही होता है, एमपीज को या एमएलएस को वोटिंग राइट नहीं मिलता है। जिला परिषद के जो चेयरपर्सन होते हैं उनको चेयरपर्सन के रूप में चेयरमैन के नाम से ही जाना जाता है एंड चेयरमैन ही पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद होते हैं। तो पंचायती राज में 3 टियर ऑफ द गवर्नमेंट है। लोएस्ट लेवल पे ग्राम पंचायत है, उसके ऊपर ब्लॉक के समिति है या पंचायत समिति है, उसके ऊपर जिला परिषद है। तो ये 3 लेवल पे ग्राम पंचायत पूरे तरीके से फॉर्म करता है। तो ये रूरल पंचायती राज सिस्टम हो गया। उसी तरीके से अर्बन एरियाज का भी अलग है। तो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी है। अब जो बड़े शहर होते हैं इसमें भी 3 लेवल पे है। जो बड़े शहर होते हैं वहां पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, नगर निगम जिसको हिंदी में कहते हैं। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्शन कॉरपोरेशन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन
के जो सदस्य होते हैं वह भी निर्वाचित होते हैं, लोगों के द्वारा चुने गए होते हैं, और उनका चुनाव मुख्य रूप से म्युनिसिपल एरियाज को वार्ड में फॉर इलेक्शन पर्पस वार्ड में उसको डिवाइड किया जाता है, और पॉपुलेशन के अनुसार से वार्ड तैयार होता है कि हाउ मेनी वार्ड्स विल बी देयर, और जितने भी वार्ड मेंबर चुने जाते हैं वो लोग मिल करके फिर म्युनिसिपल चेयरपर्सन को चुनते हैं, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो पॉलिटिकल हेड होता है उसको मेयर कहा जाता है। तो मेयर इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एंड म्युनिसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्युनिसिपैलिटी। तो म्युनिसिपैलिटी जो है उसकी तुलना में थोड़ा छोटा पॉपुलेशन, कम पॉपुलेशन वाले का होता है। उसी तरीके से नगर परिषद होता है और उसके नीचे नगर पंचायत होता है। तो ये आबादी के अनुसार से इसको बांटा गया है। सबसे बड़ी आबादी होती है उसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, और सबसे छोटी आबादी जो शहरी इलाके का होता है उसको नगर पंचायत के नाम से जानते हैं। अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जब 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद जब इस देश में चुनाव होना शुरू हो गया, तो दिस न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी कंडक्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और अब भारत के अंदर में केवल पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज में करीब 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं पूरे देश भर में। और ये जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं ये यूरोप के कई देशों से ज्यादा आबादी है, जहां भारत में इतनी बड़ी संख्या में केवल निर्वाचित लोग हैं और भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज हेल्प्ड टू डीपेन डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ने ये जरूर किया कि हमारे देश में लोकतंत्र को और ज्यादा मजबूत किया। 1/3 रिजर्वेशन जब महिलाओं को दे दिया गया तो उससे महिलाओं का भी एक वॉइस बना डेमोक्रेसी के अंदर में, और इतना रिजर्वेशन दिया गया इस कारण से समाज के हर वर्ग को वहां पर रिप्रेजेंटेशन भी मिल गया। तो इस तरीके से दीज आर द गुड थिंग्स इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, अभी भी प्रॉब्लम्स हैं कि इलेक्शन रेगुलरली होता है, एंथुसियास्टिकली होता है, लेकिन अभी भी लोगों की शिकायत है कि जिस तरीके से काम होना चाहिए वो काम नहीं हो पाता है। अभी उनकी शिकायत है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, जो पॉलिटिकल हेड हैं, उनकी शिकायत है कि उन्हें अभी भी एडिक्वेट रिसोर्स नहीं दिया जाता है, अभी भी स्टेट गवर्नमेंट से उनको प्रॉपर फंडिंग नहीं मिलती है, उनके भविष्य के लिए कोई योजना नहीं है सरकार के पास में, उनका पेमेंट का कोई सिक्योरिटी नहीं होता है। तो दीज आर द प्रॉब्लम। सो वी आर thus still a long way from realizing the ideal of self government। तो अभी और समय लगेगा लोगों को और मैच्योर होने में, डेमोक्रेटिकली लोकल सेल्फ लेवल पे और मैच्योर होने में। इट विल टेक सम मोर टाइम, बट इट इज नाउ गुड दैट people are believing that they are the part of the decision making and they are participating in the democratic institutions।